नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। ट्राई सिटी बुलेटिन देख रहे हैं आप। सबसे पहले नजर अब तक की हेडलाइंस पर। पीजीआई के डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी और आईएमटेक ने 15 साल की मेहनत के बाद मिलकर की सेप्लिया बैक्टीरिया की खोज। सही एंटीबायोटिक देकर मरीज को किया जा सकेगा ठीक। पंचकुला के ओजस हॉस्पिटल में काम करने वाली स्टाफ नर्स का ड्यूटी के दौरान किडनैप। संदिग्ध हालत में मोरनी टी पॉइंट के पास फेंका गया। पुलिस ने जांच की शुरू। चंडीगढ़ में राकेश टिकैत की पहली हल्ला बोल रैली। किसान नेता ने कहा, कंपनी से चल रही सरकार 9 महीने बाद भी बात करने को तैयार नहीं। यूथ कांग्रेस की ओर से सेक्टर 17 प्लाजा में प्रदर्शन। केंद्र सरकार की नीतियों पर उठाए सवाल। और अब खबरें विस्तार से। पीजीआई के माइक्रोबायोलॉजी और आईएमटेक डिपार्टमेंट में मिलकर एक बैक्टीरिया की खोज कर ली है। डॉक्टरों का कहना है कि अब इस बैक्टीरिया का आसानी से इलाज हो सकेगा, यानी कि जो मरीज इससे संक्रमित होते थे उनका अब आसानी से इलाज किया जा सकेगा। पीजीआई के डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी और आईएमटेक डिपार्टमेंट ने मिलकर एक ऐसे बैक्टीरिया की खोज की है जो आमतौर पर आईसीयू में एडमिट मरीजों में पाया जाता है। पीजीआई के डॉक्टरों का कहना है कि दोनों संस्थानों ने 15 साल की मेहनत के बाद स्टेनोट्रोफोमोनास नामक बैक्टीरिया खोजा है। सरल शब्दों में पूरे शरीर में इन्फेक्शन कहा जा सकता है। यह बैक्टीरिया आईसीयू में लंबे समय से एडमिट मरीजों में पाया जाता है। इस बैक्टीरिया को सरल शब्दों में सेप्लिया नाम दिया गया है। रिसर्च में पाया गया कि आईसीयू में एडमिट मरीजों को स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक दिए जाते हैं जो कि उन पर असर नहीं करते। ऐसे में इस बैक्टीरिया की पहचान की जाती है। मरीज के लैब टेस्ट किए जाते हैं। उसमें पता चलता है कि मरीज में कौन सा बैक्टीरिया है और कौन सी एंटीबायोटिक उस पर असर करेगी। इस रिसर्च से मरीज को सही एंटीबायोटिक मिलने से बैक्टीरिया से जल्द मुक्ति मिलेगी और वे जल्द ठीक हो सकेंगे। पीजीआई के 8 में से 10 मरीजों में यह बैक्टीरिया पाया गया है। इस बैक्टीरिया से ब्लड में इन्फेक्शन, निमोनिया और अन्य गंभीर बीमारियों की संभावना रहती है। क्योंकि इस बैक्टीरिया की खोज कर ली गई है तो अब इससे बचाव भी संभव हो पाएगा। इस बैक्टीरिया के चलते विभिन्न मरीजों को विभिन्न इन्फेक्शन होने पर उनमें से 20 से 60% मरीजों की मृत्यु तक हो जाती है। इसमें निमोनिया और ब्लड इन्फेक्शन को मुख्य कारण पाया गया है। और अब अगली खबर पंचकुला से। पंचकुला से आज खबर आई एक युवती के किडनैप होने की। आपको बता दें, ये युवती एक प्राइवेट अस्पताल में स्टाफ नर्स का काम करती है। इसकी बहन का आरोप है कि इसे किडनैप किया गया और मोरनी के टी पॉइंट पर छोड़ दिया गया। ये रिपोर्ट देखिए। पंचकुला के ओजस हॉस्पिटल में हिमाचल के बद्दी की एक स्टाफ नर्स को ड्यूटी के बाद किडनैप कर उसे संदिग्ध हालत में मोरनी टी पॉइंट के पास फेंकने का मामला सामने आया है। लड़की के परिजनों ने आरोप लगाया है कि उसकी बहन को पहले किडनैप किया गया और उसके बाद उसको वहां पर फेंक दिया गया, जिसका उपचार पंचकुला के निजी अस्पताल में किया जा रहा है। पुलिस ने कहा है कि मामले की जाँच शुरू कर दी गयी है और इस मामले में सभी पहलुओं को लेकर जाँच की जा रही है। पुलिस ने कहा कि लड़की अभी बोलने की हालत में नहीं है। जैसे ही वह ठीक होगी उसके बयान दर्ज कर लिए जाएंगे। नर्सिंग स्टाफ वो जिस हॉस्पिटल में है, तो वो वहाँ रोड साइड से आ रही थी। रोड साइड से आते आते मेरे को फ़ोन किया उसने बीच में कि हमें लेने आ जाओ पिंजौर से ना। तो वो पिंजौर से जैसे ही हम लेने गए वहाँ पे रोड साइड में पड़ी हुई थी। और उसके बाद किसी ने फ़ोन किया कि आपकी बहन को चक्कर आ गया है, हॉस्पिटल में लेके आए हैं। और फिर यहाँ पे आके देखा मैं तो इंटूबेट की हुई है बिल्कुल, और बिल्कुल बहुत ज़्यादा चोट आई हुई है। ब्लड पूरा लॉस हो गया है सिर से, और दिमाग जो पूरा डैमेज हो चुका है, और बाकी बहुत बुरी कंडीशन थी। वो सर हमें हॉस्पिटल में मिले ना जब इंटूबेट हो गया था उनका। उससे पहले रोड साइड पे पड़े थे वो। यहाँ पारस के जो एक स्टाफ है वो उठा के लेके आए हुए ना, तो उन्होंने हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। फिर उसके बाद ऑपरेशन वगैरह हुआ, सर्जरी वगैरह। वहीं इस मामले में पंचकुला पुलिस के एसीपी राजकुमार का कहना है कि पीड़ित लड़की के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। लड़की किस हालत में वहां पर पहुंची, हॉस्पिटल से लेकर घटनास्थल तक के सभी सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है। पुलिस ने कहा कि जांच पड़ताल की जा रही है और अगर किडनैपिंग की कोई बात आती है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। ये रात में एक सूचना मिली थी कि ऑटो से गिर के एक युवती के सिर में चोट आई है और वो पारस हॉस्पिटल में
जेरे इलाज। तो उस के ऊपर हमारी जो अनुसंधान अधिकारी है लेडी एस शिवानी, वो गई थी। अभी तक जो है वो अनफिट फॉर स्टेटमेंट है। उसके परिवार वाले जो कि बद्दी से हैं, हिमाचल से, वो आए हुए हैं। उन्होंने बताया कि ये ओजस हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ में थी और कल इसने घर जाना था। बाकी वो अभी उसकी न्यूरो सर्जरी हुई है। जहाँ से वो निकली है वहाँ से रूट को छानबीन किया जा रहा है। बाकी सभी एंगल से इसमें हम जांच कर रहे हैं कि किस कारण से यह ऑटो से गिरी है और इसमें क्या चोटें उसमें आ रही है। किडनैपिंग का कोई मामला अभी तक हमारे संज्ञान में नहीं आया है। फिर भी कि इसको ये चोट किस तरीके से आई है, इसकी हम गहराई से छानबीन कर रहे हैं और सभी एंगल से, चाहे वो सीसीटीवी फुटेज है, चाहे सीन ऑफ क्राइम टीम में हमारी जो सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर है उसका मौका मुलाजा है, और इसके अलावा भी जितने भी एंगल हैं वो सभी कवर किए जा रहे हैं। डीसीपी साहब ने सुबह आके इनसे परिवारजनों से भी बातचीत की थी और दोनों मौके ओजस हॉस्पिटल वाला भी और पारस हॉस्पिटल वाला भी विजिट किया। परिजनों द्वारा जहां इस मामले में आरोपियों को सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है, वहीं अब पंचकूला पुलिस द्वारा भी लगातार कार्रवाई की जा रही है और सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है। वहीं पुलिस द्वारा जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात भी कही गई है। वहीं अब देखना ये होगा कि इस मामले में कब तक पुलिस आरोपियों तक पहुँच पाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पंचकूला से ब्यूरो रिपोर्ट। किसान नेता हल्ला बोल रैली के लिए आज चंडीगढ़ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप जड़े। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार प्राइवेट कंपनियों के दम पर चलती है, लेकिन वो किसानों से 9 महीने के बाद भी बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। कि 9 महीने किसानी आंदोलन को दिल्ली में हुए और पिछले 22 जनवरी से भारत सरकार ने बातचीत बंद की। हमने बार बार ये कहा कि अगर ये पार्टी की सरकार होती, ये किसी भी पार्टी की सरकार देश में होती, वो जरूर बातचीत करती। ये सरकार है मोदी सरकार, और मोदी सरकार को चलाती है कंपनियां। ये बड़े घरानों की पार्टी की सरकार है, बड़े लोगों की सरकार है, और इसीलिए भारत सरकार किसानों से बातचीत करने को तैयार नहीं है। बहुत से सवाल आए, बहुत के प्रेस के लोग, बहुत ने ठीक दिखाया, बहुत प्रेस के लोगों ने निगेटिव दिखाया, लेकिन हमने कहा कि आप दिखाओ, हमारे बारे में जो कहना है आप कहो, लेकिन समाज को बात जानी चाहिए। प्रेस के लोगों का भी हम धन्यवाद देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, और वो पूरे देश भर की कहीं के भी अब अपनी भाषा में उन्होंने इस आंदोलन को दिखाया, अब अपने विचार से उसको दिखाया। लेकिन किसान की क्या गलती है? गन्ने पे भारत सरकार ने रेट बढ़ाया 5 पैसे पर केजी के हिसाब से। नहीं बताया गया पूरे हिंदुस्तान भर को कि 5 रुपए बढ़ाए, वो किलो पे बढ़ाए या क्विंटल पे बढ़ाए। बहुत लोग तो क्विंटल जानते भी नहीं, हम इसको किलो में रेट बढ़ाएंगे। 5 पैसे पर केजी गन्ने का रेट बढ़ा है। डीजल कितने पैसे बढ़ता था? महंगाई कितनी बढ़ी है कई साल में। यही हाल है। गोदाम देश में पहले बने और कानून देश में बाद में आए। क्या व्यापारियों को यह पता था कि गोदाम हम बना लेंगे और हम कानून अपने सिस्टम से लेकर आएंगे? इसका मतलब यह हुआ कि पार्लियामेंट के अंदर तक सेंध लगी है। क्या अपने घोषणा पत्र में इस मोदी सरकार ने यह बताया था जब मैनिफेस्टो आया कि हम रेलवे को बेचने का काम करेंगे? वो घोषणा पत्र दिखाओ। क्या ये कहा था कि हम स्टेडियम बेचने का काम करेंगे? वो दिखाओ। क्या ये कहा था कि लाल किले को हम बेचने का काम करेंगे? वो दिखाओ। ये कहते हैं कि नहीं बेचे नहीं, हमने तो लीज पे दिया है। लीज पे तो कनॉट प्लेस भी गया है। कनॉट प्लेस गांव के लोगों की जमीन पर बना, उनकी दुकानें वहां पे हैं, आज भी वो गांव वालों की दुकानें हैं। क्या लीज पे गई हुई चीज कोई छूट सकती है? 8 महीने में कोई किराएदार मकान माजा वो नहीं छोड़ता। क्या जो बच्चों के स्टेडियम है उनको बेचने का प्रक्रिया चल रही?
तीन कानून से अलग भी ये आंदोलन देश बचाने का आंदोलन है। यह आंदोलन ये नहीं कि अगर पंजाब के लोग आगे, अगर सरदार और सिख समाज के लोग आगे तो आप उनको खालिस्तानी कहोगे, अगर मुस्लिम समाज के लोग आगे तो उनको पाकिस्तानी कहोगे, अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश हरियाणा के लोग आगे तो उसको आप जाटलैंड के लोग बताओगे। तो ये तो देश में चलने वाला है नहीं। जो तरह तरह की ये सरकारें तोड़ने का काम करती है, इसको देश को बेचने का काम कर रही है। ये लड़ाई उस नौजवान की भी है जो प्रधानमंत्री ने कहा कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। वे 14 करोड़ नौकरियों का सवाल है। ये उनका भी है कि जो रेलवे को बेचा जा रहा है, आधी नफरी उससे खत्म करी जाएगी। रेलवे के रूट इसलिए बंद हैं कि रेलवे के रूट बिकने के लिए तय हो रहे हैं, और जोन जोन से भी रूट और रेल बिकती रहेगी, कंपनी को जाती रहेगी, उस रोड को खोलते रहेंगे। स्पेशल ट्रेन के नाम पे 55 गुना रेट। ये तो गरीब की रेल थी। भारत पेट्रोलियम वो बेच दिया। विशाखापट्टनम में एक विशाखापट्टनम स्टील प्लांट, जो 6 गांव के लोगों ने 22,000 एकड़ जमीन फ्री ऑफ कॉस्ट दी। फ्री ऑफ कॉस्ट 22,000 एकड़ जमीन। उस प्लांट की कीमत आज 3.5 से 4.5 लाख करोड़ रुपया है, और उसको 14,000 करोड़ रुपए में बेचा जा रहा है। अडानी का जाएगा। क्या पूरा देश को अडानी के गिरवी रख दिया गया? ये लड़ाई वैचारिक क्रांति है। 3 कानून तो सरकारों को वापसी लेने पड़ेंगे। एमएसपी पे गारंटी कानून बनाना पड़ेगा। खाली अकेले पंजाब और हरियाणा में कहते हैं जी आपको तो बिकता है एमएसपी पे, नहीं बिकता इनका भी। जो मंसूरी धान बिहार से, पूर्वांचल से, उत्तर प्रदेश और उनसे धान की खरीद होती है, सस्ते में 800 से 1000 रुपए क्विंटल धान की खरीद होकर पंजाब हरियाणा में बिकता है, वो किसके नाम पर चढ़ता है? यहां के भी किसानों का धान गेहूं सस्ते में खरीदा जाता है, कंपनियां खरीदती है, और किसानों को बहुत भयंकर नुकसान है। इसलिए तो हमने कहा कि एमएसपी गारंटी कानून आप लिख कर दो। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 में आमदनी दुगनी हो जाएगी। हम भी प्रचार करेंगे, हम भी प्रधानमंत्री का प्रचार करेंगे। आमदनी 2022 में दुगनी होगी। हम अपनी फसलों को दुगने रेट पे 1 जनवरी से बेचेंगे, उसका इंतजाम सरकारें कर लेना। हम भी प्रचार करेंगे प्रधानमंत्री का। दुगनी आमदनी हो जाएगी। 3 महीने की बात रह रही। उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, पंजाब में, यहाँ पे प्रधानमंत्री ने कहा, देश के प्रधानमंत्री ने। या तो इनके लोग ये बताएंगे कि प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है। तो ये हालात हैं आज देश की। कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है। कैसे प्रेस के लोग अपने आप को, संस्थाओं को बचा के खबरें छापते हैं। मतलब बंदूकों के साए में जीने को मजबूर हो गया। ये खालिस्तानी कहते हैं, हम कहते हैं ये सरकारी तालिबानियों की सरकार है। सरकारी तालिबान है ये। जिस तरह से ये बंदूक की ताकत पे, देश पे कब्जा करना चाहते हैं, पूरे संसाधनों पे, देश की सब एजेंसियों पे कब्जे हो गए। तो अब यूथ को जागने की जरूरत है, किसान को जागने की जरूरत है, जागने की जरूरत है। जो वनवासी लोग हैं, जो जंगलों में निवास करने वाले लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, जो भूमिहीन किसान हैं। अभी दूध का एक एग्रीमेंट होने वाला। अमूल जैसी कंपनी ने यह कहा कि अगर 10 रुपया लीटर हमको भारत सरकार सब्सिडी देगी तो हम इस कंपनी को बचा सकते हैं। अमूल जैसी कंपनी 10 रुपये सब्सिडी मांग रही है, तो आम किसान का क्या होगा? ये बाहर से दूध का एग्रीमेंट करके यहाँ के पशुओं धन को खत्म करना चाहते हैं। ये शुगर लॉबी के दबाव में बाहर से चीनी खरीद करके गन्ना किसान को खत्म करेंगे। ये अफ्रीका के देशों में दालें उत्पादन करके दालें किसान को खत्म करना चाहते हैं। हर फसल के किसान को एक एक करके मारने का काम करा जाएगा। ये किसान संयुक्त मोर्चा जो पिछले 9 महीने से इसके 40 बड़े लीडर अपनी जत्थेबंदियों के साथ में दिल्ली के चारों तरफ बैठे हुए हैं। और ये भारत सरकार कान खोल कर सुन ले,
जो किसान 9 महीने से अपने घर नहीं गया, जिसने 9 महीने से दिल्ली के मोर्चे को नहीं छोड़ा, वो आने वाले टाइम पे दिल्ली के मोर्चे को नहीं छोड़ देगा। चंडीगढ़ गवर्नमेंट प्रेस में एयरफोर्स म्यूजियम बनाया जाएगा। इसके पहले एयरफोर्स की ओर से क्लियरेंस दे दी गई। इसको लेकर अब MOU आज साइन हो गया है। चंडीगढ़ में गवर्नमेंट प्रेस में एयरफोर्स म्यूजियम बनाया जा रहा है। यूटी प्रशासन के प्रस्ताव पर एयरफोर्स पहले ही मंजूरी दे चुकी है। अब यूटी प्रशासन और एयरफोर्स के बीच शुक्रवार को MOU साइन हो गया है। ये MOU प्रशासक VP सिंह बदनौर की मौजूदगी में गवर्नमेंट प्रेस बिल्डिंग में हुआ। MOU के बाद एयरफोर्स म्यूजियम बनाने का काम शुरू करेगी। ये म्यूजियम एयरफोर्स की वीर गाथाओं का केंद्र बनेगा। साथ ही यहाँ एयरफोर्स के जंगी जहाज और एयरक्राफ्ट के मॉडल भी प्रदर्शित होंगे। इस म्यूजियम को केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के गांव अक्कुलम में बनाए गए म्यूजियम की तर्ज पर तैयार किया जाएगा। चंडीगढ़ गवर्नमेंट प्रेस में ये एयरफोर्स का म्यूजियम बनाया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स के सामने यूटी प्रशासन गवर्नमेंट प्रेस की इस हेरिटेज बिल्डिंग में म्यूजियम बनाने का काम प्रस्ताव रखा है। Our youth, particularly of this region, would join the forces and be the sword arm of India. This building itself has a great history, as Athens is claimed to be one of the first glass buildings and has a heritage importance in the era that Le Corbusier designed and was an architect of this city. To have an Air Force Heritage Center in such a building and also in Chandigarh, we are giving importance to all the veterans who have made Chandigarh their home. Must mention that we have more than 200 Major Generals, Lieutenant Generals and equivalent services. I would especially like to mention the names of the Chief of the Army Staff, General Vikram Singh, General V.P. Malik, Air Chief Marshal Birinder Singh Dhanova, and Admiral Sunil Lamba, who have made our Tri-City their home. In the end, let me all welcome you and be a part of this MOU that is going to be signed just now. Thank you very much. Jai Hind. इस म्यूजियम में साहस की गाथा तो गर्व से सीना चौड़ा करेगी ही, साथ ही वायुसेना के फाइटर प्लेन में बैठने का अनुभव भी होगा। म्यूजियम में एयरफोर्स के प्लेन के मॉडल और हथियार प्रदर्शित किए जाएंगे। जंगी जहाज तैनात होंगे। सबसे बड़ा आकर्षण फ्लाइट सिमुलेटर होगा। ये सिमुलेटर विजिटर्स को वायुसेना के फाइटर प्लेन में बैठने का अनुभव कराएगा। गवर्नमेंट प्रेस बिल्डिंग जो हेरिटेज बिल्डिंग है, इसका ग्राउंड फ्लोर में 2 ब्लॉक्स हैं। तो ब्लॉक 1, ब्लॉक 2। तो ब्लॉक 1 जो है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंडियन एयरफोर्स के साथ हमने एक MOU साइन किया है आज। इसके तहत देश का पहला एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर यहाँ पे स्थापित होगा। ये देश में फर्स्ट होगा। इस एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर में इंडियन एयरफोर्स की जो कामयाबी है, जो उनके ऑफिसर्स के जो हिस्ट्री है, जो इंडियन एयरफोर्स की अचीवमेंट्स है, उसको यहाँ पे प्रदर्शन किया जाएगा। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि हमारे देश के जो युवक है, बेसिकली नॉर्थ ईस्ट एरिया एंड सदर्न एरिया के जो युवक जिनकी नौकरी नहीं है या जो आना चाहते हैं एयरफोर्स में, जिन्हें पता नहीं है एयरफोर्स के बारे में, ये जो एक प्लेटफॉर्म बनेगा जिसके तहत IAF इंडियन एयरफोर्स हमारे देश के नौजवानों को मोटिवेट करेगा और सहूलत भी करेंगे कि ये आप
इंडियन एयरफोर्स या आर्म्ड फोर्स ज्वाइन कर ले। मैं समझता हूँ अगर हमारे नौजवान अगर इस फोर्स में ज्वाइन करते हैं तो उनको ना कि नौकरी मिलेगी, बल्कि हमारा जो आर्म्ड फोर्स है उसकी शक्ति बढ़ेगी। और शक्ति होने के साथ हर देश के, हर प्रांत के, हर राज्य के जब जवान यहाँ पे आएंगे तो एक सॉर्ट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन होगा, जिसके तहत एक यूनिटी का जो मैसेज होता है वो पूरे देश में कायम हो जाएगा। सर इसको कितने दिन में पूरा हो जाएगा, कुछ इसका टारगेट क्या क्या ये हमने ये MOU साइन किया है आज इंडियन एयरफोर्स के साथ, और ये क्योंकि इस म्यूजियम का उद्देश्य केवल एंटरटेनमेंट करना नहीं होगा, बल्कि ये एयरफोर्स की ताकत, कार्य और इसे ज्वाइन करने की जानकारी भी समेटे हुए होगा। युवाओं का रुझान एयरफोर्स के प्रति बढ़ाना भी इसका उद्देश्य रहेगा। बच्चों को इससे प्रेरणा मिलेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। चंडीगढ़ में आज यूथ कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया और इस दौरान यूथ कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार प्राइवेट हाथों में सरकारी कंपनियों को सौंप रही है, जिससे साफ तौर पर देखा जा सकता है कि केंद्र की नीतियों में कितनी खामियां हैं। यानी कि एक तो जो गवर्नमेंट का रोजगार है उसे तो छीना ही जा रहा है, साथ ही कंपनियों को केंद्र सरकार बेचने में लगी हुई है। जो 70 साल से सरकारी कंपनियां चल रही थी, ऐसी क्या नौबत आ गई कि मोदी सरकार उनको बेचने पे, प्राइवेटाइजेशन करने पर आ गई। बिजली विभाग हो चाहे चंडीगढ़ में, उसको भी प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। क्यों, ऐसी क्या नौबत आ गई है? चंडीगढ़ वासियों ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਚਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। 70 साल से सर्विस बढ़िया नहीं थी। 70 साल से वो कंपनियां अपना काम नहीं कर रही थी सही ढंग से। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਯੁਵਾ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਯੁਵਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। क्योंकि पिछले 7 साल से ही जो विकास हुआ है, जो अच्छी बातें हुई हैं, वो सिर्फ 7 साल से ही हुई है। ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। हमें तो ये डर है कि आने वाले दिनों में मोदी सरकार देश के नागरिकों को ना बेच दे। ਸਰ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਮਿਲ ਗਈ? पिछले 7 सालों से की दे दिया? मध्यम वर्गीय लोग पढ़ने के लिए अपने बच्चों को भेजते हैं, वो लोग ऑनलाइन क्लासेस कहाँ से लेते हैं? तो उनका भविष्य तो वैसे भी अंधकार में है। उसके बारे में तो सरकार ने कुछ नहीं सोचा। ਸਾਡੇ ਭਰਾ, ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਈ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਇਸ ਕੋਵਿਡ 'ਚ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। तस्वीरों में दिखाई दे रहे प्रदर्शन कर रहे ये युवा यूथ कांग्रेस के सदस्य हैं, जो कि चंडीगढ़ के सेक्टर 17 प्लाजा में केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, यूथ कांग्रेस के ये सदस्य प्राइवेटाइजेशन का विरोध जता रहे हैं। यूथ कांग्रेस के सदस्यों का कहना है कि 70 साल में देश ने जो कुछ भी कमाया है, सब कुछ मोदी सरकार बेचने पर तुली हुई है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार ने भारतीय रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, MTNL और BSNL तक बेच दिया है। यही नहीं, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि उन्हें डर लगता है कि केंद्र सरकार देश में सब कुछ बेचना चाहती है और उन्हें डर है कि किसी दिन ये सरकार भारतीय नागरिकों को भी बेच देगी। 70 साल से जो कांग्रेस पार्टी ने, ये कांग्रेस पार्टी की सरकार ने देश में चीजें बनाई थी, मोदी सरकार उनको एक एक करके बेच रही है। चाहे वो सरकारी कंपनी हो, BSNL हो, LIC हो, BPCL हो, मोदी सरकार इनको प्राइवेटाइजेशन क्यों कर रही है? इनका मोदी सरकार को 7 साल हो गए हैं। इन 7 साल में मोदी सरकार ने देश की संपत्तियों को बेचने के अलावा और कोई काम नहीं किया। बेरोजगारी कम नहीं हुई। कोरोना महामारी पे सरकार की विफलता सबके सामने है। अब सरकार महंगाई कम नहीं हुई, बेरोजगारी बढ़ चुकी है। अब सरकार क्या चाहती है? जो 70 साल से सरकारी कंपनियां चल रही थी, ऐसी क्या नौबत आ गई कि मोदी सरकार उनको बेचने पे, प्राइवेटाइजेशन करने पर आ गई। बिजली विभाग हो चाहे चंडीगढ़ में, उसको भी प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। क्यों, ऐसी क्या नौबत आ गई है? 70 साल से सर्विस बढ़िया नहीं थी। 70 साल से वो कंपनियां अपना काम नहीं कर रही थी सही ढंग से। क्योंकि पिछले 7 साल से ही जो विकास हुआ है, जो अच्छी बातें हुई हैं, वो सिर्फ 7 साल से ही हुई हैं। ऐसा पॉसिबल हो सकता है? हमें तो ये डर है कि आने वाले दिनों में मोदी सरकार देश के नागरिकों को ना बेच दे। बंद कर नहीं जाएंगे, बंद कर चुके हैं लोग। पिछले 2 साल से स्कूल तो बंद थे। प्राइवेट स्कूलों में तो जो बच्चे ठीक है, जिन उन्होंने तो ऑनलाइन स्टडीज़ करवा ली,
अब सरकारी स्कूल में जहाँ पर बहुत ही बुरा हाल है, लोगों को बेचारे मध्यम वर्गीय लोग पढ़ने के लिए अपने बच्चों को भेजते हैं, वो लोग ऑनलाइन क्लासेस कहाँ से लेते? तो उनका भविष्य तो वैसे भी अंधकार में है, उसके बारे में तो सरकार ने कुछ नहीं सोचा। आपको बता दें, सेक्टर 17 प्लाजा में यूथ कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया गया और इस प्रदर्शन की अगुवाई यूथ कांग्रेस के प्रधान मनोज लुबाना ने की। यही नहीं, यूथ कांग्रेस के सदस्यों ने कहा कि इसका पूरा असर चंडीगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। चंडीगढ़ में बिजली विभाग को प्राइवेट हाथों में बेच दिया गया है और कई अन्य ऐसे विभाग हैं जिससे करोड़ों में रेवेन्यू मिलता था। बावजूद इसके मोदी सरकार ने सब कुछ बेच दिया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो देश की पूंजी खत्म हो जाएगी। इसी के चलते आज प्रदर्शन कर यूथ कांग्रेस मोदी सरकार को जगाने का काम कर रही है। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਚਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ LIC ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ BSNL ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਲੈ ਲਓ। 400 ਸਟੇਸ਼ਨ, 150 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵੇਚਤੀਆਂ। ਗਰੀਬ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ट्रेन से ही सफ़र कर सकता है। मोदी जी तुहाडे वांग पैसे नहीं है लोगों कोल कि बाय एयर जान या किस तरीके नाल जान। जे तुसीं ट्रेनां भी प्राइवेट करतियां ते असीं कित्थे जावांगे? अज देश दा युवा बेरोज़गार है ते देश दा युवा सड़कां ते आ चुक्या है ते साडे भरा ये सारे किसी पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने, कोई कितों पढ़िया होया, कोई कितों पढ़िया होया, सारे पढ़े लिखे लोग है। किसी का धरना लाने मन नहीं करता ते असीं ये लड़ाई चंडीगढ़ के कल्ले कोने च कल्ले नागरिक नूं जाके दसांगे कि ये सारा देश किते सानू मोदी सरकार सानू ना थोड़े दिनों च बेच दे। सर पिछले 7 सालों तो किहड़ी सर्विस मिल गई? पिछले 7 सालों सो की दे दिया? मोदी सरकार तो कहते नोटबंदी नाल फायदा होगा। मोदी सरकार कहते सी करोना च असीं तुहाडी लड़ाई लड़ांगे। साडे भरा साडे माँ बाप कई सानू छड्ड के चले गए इस कोविड च, पर मोदी सरकार ने ते जूं नहीं रखी। यूथ कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि केंद्र में गरीब विरोधी सरकार लगातार भारतीय रेलवे के निजीकरण की ओर बढ़ रही है, जिससे धीरे धीरे ट्रेनें आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सेक्टर 17 प्लाजा में इकट्ठा हुए और सरकारी कंपनियों के निजीकरण के विरोध में लिखे गए बैनर लेकर प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस ने भारत सरकार द्वारा कंपनियों के निजीकरण का आरोप लगाते हुए ये प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सरकार की नीतियों का विरोध किया। यूथ कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता इसका पुरजोर विरोध करते रहेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। और चलिए अब जान लेते हैं चंडीगढ़ में मौसम का हाल क्या कुछ रहा, किस तरीके का आज का तापमान रहा है। तो आज के ट्राई सिटी बुलेटिन में अब तक के लिए बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।